तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं। अगला क्वेश्चन आपको डोमेन बताना है। y इज इक्वल टू ln ऑफ x। जल्दी से करिए। यस, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आंसर आया? ग्रेटर देन e। x ग्रेटर देन e। ग्रेटर देन e। यस सर। यस। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 रिस्ट्रिक्शन है। एक ये वाला लॉग, एक ये वाला लॉग, एक ये वाला लॉग। आप ना सबसे बाहर वाले से स्टार्ट करते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने यही किया था, सबसे बाहर वाले लॉग से स्टार्ट करो। तो इसके अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ln x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देन इसके बाद अब यहाँ पे इस लॉग को हटाएंगे। जब इस लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ln का मतलब आपको पता है बेस e होता है। ठीक है, तो इसलिए e जो है वो 2.7 के आसपास होता है। इसलिए जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये वाला लॉग हटाइए। ये वाला जब लॉग हटाओगे ln x बचा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये e की पावर 0, e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, अब देखिए फिर से ये वाला लॉग हटाते हैं। फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बेस e है और e 1 से बड़ा होता है। तो आएगा, देखो x ग्रेटर देन, कैसे हटता है लॉग? ये होता है बेस e की पावर 1। तो बेस e की पावर 1 कितना हो जाएगा? e। तो क्या मिला? x ग्रेटर देन e। अच्छा, अब इस लॉग का रिस्ट्रिक्शन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इस लॉग का रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये x पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये x तो e से बड़ा हो गया। जब ये e से बड़ा हो गया तो 0 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही बड़ा होगा, है ना? तो इसलिए इतना काफी है। यही इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी e टू इंफिनिटी, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डोमेन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये इसका आपको डोमेन बताना है। ax क्यूब प्लस a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी। बेस कोई भी कांस्टेंट है ना? कुछ नहीं लिखा तो आप 10 मान सकते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आपको डोमेन बताना है। एक और चीज इसमें दिया हुआ है, वेयर, दिमाग से उतर गया उसको बताना। वेयर दिया हुआ है बी स्क्वायर लेस देन 4ac। ठीक है, क्या दिया हुआ है? वेयर बी स्क्वायर लेस देन 4ac एंड a ग्रेटर देन 0। ये दोनों चीजें एडिशनली आपको दी हुई है। ठीक, तो इस अंडर दीज कंडीशंस यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक, अभी जल्दी से करिए। सर x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1, यस ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे देखो, एक ही रिस्ट्रिक्शन है। कौन सा? लॉग, मात्र एक रिस्ट्रिक्शन है। इसके बेस का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है? इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करना है। तो इसके अंदर की क्वांटिटी है ax क्यूब प्लस a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी, और इसको हमें करना है ग्रेटर देन 0। ये करना है। अच्छा, अब इस कंडीशन को भी थोड़ा देखते रहिए। ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर लेस देन 4ac। अंडर दिस कंडीशन आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो इसको देख करके ऐसा मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है। कौन सी क्वाड्रेटिक? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको देखिए, शायद कुछ ऐसा अरेंज करें कि हमें यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिल जाए।
तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर चाहिए तो आप ax क्यूब यहां से लिखो, और ax स्क्वायर प्लस bx से तो प्लस bx स्क्वायर यहां से लिखो ये वाला, और प्लस cx यहां से लिखो ये वाला। ये तो फायदा ये हुआ ना कि यहां से अगर आप x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा जो बचा उसको देखो क्या बचा, ये आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये चला जा चुका है। अब बचा ax स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये वाला b बचा था तो bx प्लस bx प्लस ये वाला c बचा हुआ था तो प्लस c ग्रेटर देन 0, ये आया। ठीक, तो ये फायदा हुआ। यहां से अगर आप x कॉमन निकालोगे तो ये भी क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इन दोनों में से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकाल लो कॉमन, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमन निकालोगे यहाँ पे तो अंदर बचेगा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अंडर दिस कंडीशन। यहाँ पे देखो भाई दिया हुआ है कि b स्क्वायर लेस देन 4ac, तो मतलब क्या कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज निगेटिव। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका एक भी रूट रियल नहीं होगा, इसके दोनों रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ऐसा ग्राफ होगा। और a ग्रेटर देन 0 मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड a ग्रेटर देन 0, और इसका ग्राफ एक भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। जब रियल नहीं होंगे तो ये कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और वैसे भी आपको बार बार मैंने बताया था 11th में भी, अगर किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बशर्ते कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ये क्या मिल गई, ऑलवेज पॉजिटिव। और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गई तो आप इसको इनइक्वालिटी में से हटा सकते हो, इसका इनइक्वालिटी में कोई रोल नहीं है। आपके पास सिर्फ बच रहा है x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, या आपके पास क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, बस यही डोमेन हो गया। सो डोमेन बिकम्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिकम्स व्हाट, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहां तक, -1 टू इंफिनिटी, दिस बिकम्स द डोमेन। ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन पे आए। हो गया सर। हो गया, चलो कोई डाउट्स किसी को, किसी कुछ पूछना है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप इसको करके आइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक मैथ की कॉपी देखोगे अपने, जो क्लास 11th में पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन आप इसको अपने से ट्राई करिएगा। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास। ठीक है, ये क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए अपनी कॉपी में आप इसके लिए लगभग आधा पेज से थोड़ा सा ज्यादा जगह आप छोड़ दीजिएगा। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आपको डोमेन बताना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग बेस पे मॉड साइन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ मॉड साइन x बेस पे 2। तो इसका आपको डोमेन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आई विल श्योरली डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन नंबर 4। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नंबर 4।
बहुत ही छोटा रिस्ट्रिक्शन है। 3 रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए, बहुत ज्यादा इस पे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, मोर देन इनफ क्वेश्चन करा दिए, इतने के बाद आपसे डाउट नहीं बचना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन नंबर 4 करते हैं। रिस्ट्रिक्शन नंबर 4 है रिलेटेड टू, इट इज एनसीआर। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू एनसीआर। एनसीआर की वैल्यू अभी आप देखिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको याद रखिएगा, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। एनसीआर की वैल्यू होती है भाई n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर की क्या वैल्यू होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि ये मैंने 11th में बताया भी था, है ना। फिर से बता देता हूं, जैसे अगर 5 फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 5 into 4 into 3 into 5। यस, into 1. या 5 से स्टार्ट करके 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। एनसीआर का मीनिंग फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप इसको याद रखिएगा, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, बल्कि आप अपनी कॉपी में चाहो तो साइड में लिख भी लेना। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल होता है ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइन होता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 इन सब के लिए ही डिफाइन होता है। ये फैक्टोरियल जो है, पहली बात ये फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता, जैसे हाफ का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। साथ में ये निगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइन नहीं होता, जैसे निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो फैक्टोरियल जो है वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब 0 से बड़े इंटीजर्स, 0 या 0 से बड़े इंटीजर्स। ठीक है, तो फैक्टोरियल सिर्फ इन्हीं के लिए डिफाइन होता है। फैक्टोरियल ना तो नेगेटिव के लिए डिफाइन होता है और ना ही फ्रैक्शन के लिए डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इस एनसीआर को डिफाइन होना है तो ये n फैक्टोरियल के डिफाइन होने के लिए n को क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर r इक्वल टू 0। इस r फैक्टोरियल के डिफाइन होने के लिए इस r को भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर r इक्वल टू 0। इस n माइनस आर के फैक्टोरियल को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, n माइनस आर जो है वो ग्रेटर r इक्वल टू 0 होना चाहिए वाला। यहां से आपको मिलेगा n ग्रेटर r इक्वल टू r। तो इन 3 कंडीशन से आपने इंश्योर किया कि तीनों फैक्टोरियल के अंदर के जो नंबर्स हैं वो 0 या 0 से बड़े होंगे। अभी लास्टली आपको इस बात को इंश्योर करना है कि ये तीनों के तीनों नंबर्स जो हैं वो इंटीजर भी होने चाहिए। तो ये n भी इंटीजर होना चाहिए, r भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो n माइनस r ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन आप लगाइएगा, इसको लगाना, इसको लगाना और इसको लगाना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें से आप वो आंसर चूज करोगे जिसमें n एंड r आर इंटीजर्स। तो आपको इसमें से वो चूज करना है जिसके लिए n और r इंटीजर हो। जब आप ये सारी कंडीशन लगाओगे तब जाके जो आपके पास आएगा वो इसका इस टाइप के फंक्शन का डोमेन देगा। ठीक है, या ये सारी कंडीशन लगाओगे जब, तब जाके इस टाइप का फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है डोमेन निकालने के लिए कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू एफ एक्स सी जी एक्स, ये वाला, यहाँ पे c ये वाला c है, ध्यान रखिएगा, एनसीआर वाला c, एफ एक्स सी जी एक्स, इसका आपको डोमेन निकालने के लिए आता है। तो देखो भाई आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द एबव रूल आपको लगाना पड़ेगा ये एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये r, ये जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, n ग्रेटर आर इक्वल टू r, ये वाला जो है ये n ये इस r से बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है। तो उसी तरीके से ये जो fx है ये gx से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे fx इज ग्रेटर आर इक्वल टू gx, कुछ इस तरीके से। तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है।
इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, और तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के बाद अभी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको उसमें से वो x चूज करने हैं जिसके लिए fx भी इंटीजर बने एंड gx भी इंटीजर बने। जब दोनों इंटीजर बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली fx माइनस gx इंटीजर बन जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि fx एंड gx मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से देखिए, इसको करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, जो भी आएगा उसमें से आप वो x लेना जिसके लिए fx और gx दोनों इंटीजर बने। लेकिन पता है ये इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मैं चाहूं ना तो एक स्टेप में लिख सकता हूं। कैसे भाई, जरा ध्यान से देखना। इन तीनों कंडीशन को, इसको इसको इसको, तीनों कंडीशन को मैं एक साथ एक लाइन में लिख देता हूं, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस को मैं एक साथ लिखना चाहता हूं, तो इन तीनों कंडीशन को एक साथ लिखते हैं। ध्यान से देखना, मैं एक साथ लिख सकता हूं बड़े आराम से। कैसे, मैंने लिखा fx ग्रेटर आर इक्वल टू gx, देखो ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर मैं ये लिख दूं ना तो ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई। कैसे भाई, fx ग्रेटर आर इक्वल टू gx, ये तो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन देखो फुलफिल हो गई। और fx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी फुलफिल हो गई, क्योंकि अगर fx gx से बड़ा है, gx 0 से बड़ा है, तो fx ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो गया। तो आप इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्टली ये लिख लिया करो, ये बात। क्या, कैसे लिखोगे, fx ग्रेटर आर इक्वल टू gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, डायरेक्टली आप ये लिख लो। और फिर इतना ही नहीं, इसमें से आपको वो x चूज करना है जिसके लिए fx एंड gx दोनों इंटीजर हो जाए। तो इसमें से वो x चूज करिए जिसके लिए fx एंड gx दोनों के दोनों क्या हो जाए, इंटीजर, ठीक। ये अब जो आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो x आएगा उसमें से आप चूज कर लो जिसके लिए fx gx दोनों इंटीजर हैं। तो जो आएगा वही इसका डोमेन होगा, वही इस फंक्शन का डोमेन होगा। कुछ डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फटाफट नोट करिए सारी चीजें। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल कल भेजेंगे, तो करके आइएगा ट्राई। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। राइट द क्वेश्चन। आपको डोमेन बताना है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स c x माइनस 3, 10 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3। आपको इसका डोमेन बताना, जल्दी से करिए। सर 10 to 13/2। देखो जरा, ऐसा आंसर होता है क्या? 10 छोटा है 13/10, सॉरी बड़ा है 13/2 छोटा है, तो ऐसा आंसर कभी आता है क्या? 13/2 से 10 सर। हाँ, अब गलत है। 3 4 5 6 2 to 6। चलिए देखिए, 3 4 5 6 यस किसी ने बताया, वो सही है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि जब भी इसका डोमेन निकालना है तो क्या करोगे, देखो 10 माइनस एक्स, ये ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मैंने बोला ये सॉल्व कर लो। फिर लास्ट में हम कंडीशन लगाएंगे कि ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये टू साइडेड इनइक्वालिटी है। टू साइडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक। तो पहले चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो 3 इधर जाएगा तो 13 ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स इधर जाएगा तो 2x, 2 से डिवाइड करोगे तो x लेस आर इक्वल टू आ गया 13/2। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये इसको सॉल्व करोगे तो 3 इधर जाएगा तो आएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब जैसा मैंने बताया दोनों का लीजिए इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखो ध्यान से देखना, 3 से बड़ा लेना है, 13/2 से छोटा लेना है। तो 3 से बड़ा 13/2 से छोटा आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू 3 to 13/2।
तो ये तो आया x की वैल्यू 3 to 13/2। लेकिन एक बात मैंने लास्ट में लिखी थी, याद करिए, मैंने बोला था कि fx एंड gx दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए एंड ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों इंटीजर तभी होंगे जब आपका x इंटीजर हो, ठीक है। तो आपको पता ये आंसर नहीं होगा, डोमेन ये नहीं होगा, इसमें से आपको इंटीग्रल वैल्यूज चूज करनी है x की। क्यों भाई? क्योंकि x इंटीजर होना चाहिए। x इंटीजर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटीजर आने चाहिए। ये दोनों इंटीजर तभी आएंगे जब x इंटीजर हो। तो इसमें से ना आप इंटीग्रल वैल्यूज को चूज करिए। सो डोमेन विल बी इंटीग्रल वैल्यूज। यस बोलिए, तो क्या दिख रहा है? देखो 3, 4, 5 एंड 6 ओनली। ये है 6.5 ना, बस 3, 4, 5 एंड 6। ये 4 डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये ऐसे, इसलिए इसका डोमेन कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई इंटरवल नहीं आ रहा। तो इसकी डोमेन में पता है एक गिने चुने 4 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? 3, 4, 5 एंड 6। यही इसका डोमेन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो पता है इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे डोमेन ऐसे डिस्क्रीट नंबर्स आते हैं ना, उनमें रेंज निकालने में आपको क्या करना पड़ता है? जिसमें डोमेन डिस्क्रीट पॉइंट्स आते हैं उसका रेंज निकालने के लिए ना आपको फिर यही पहले डोमेन निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डोमेन में 4 पॉइंट है, इसका मतलब आप इस मशीन में मात्र 4 पॉइंट ही अंदर डाल सकते हो। तो जब 4 ही पॉइंट अंदर डाल सकते हो तो आउटपुट में भी आपको 4 ही पॉइंट मिलेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वो रेंज में हम डिस्कस करेंगे। खैर, जल्दी से इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर रिस्ट्रिक्शन नंबर 5, लास्ट रिस्ट्रिक्शन पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन 4 छोटा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x c 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका डोमेन बताना है, जल्दी से करिए। वन टू थ्री 1 2 3 सर। यस, ठीक है, 1 2 3 sir. 1 2 3 1 2 3 ठीक है। 1 2 3 चलिए ठीक है, देखो यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 रिस्ट्रिक्शन। एक स्क्वायर रूट का, इसको भूलना मत। दूसरा ये c वाला। स्क्वायर रूट का रिस्ट्रिक्शन बोलता है कि इसका इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये जो NCR है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, इसके निगेटिव होने का कोई चांस नहीं होता। ये होता है n में से r ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका, n में से r ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका होता है ये। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को कोई मीनिंग नहीं रहा, ठीक है। आपके पास इफेक्टिवली सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन रहा, और वो है x स्क्वायर प्लस 4x c 2x स्क्वायर प्लस 3, बस एक ही रिस्ट्रिक्शन ये रहा। अब इसके लिए आपको पता है आपको क्या लगाना होता है? x स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर आर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये लगाना है। लास्ट में चूज करेंगे कि ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी ऑलवेज 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सारी चीजें इधर भेजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। अब देखिए आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0, एंड बाई वेवी कर्व आपको पता है क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, ठीक। अभी आपका ये आंसर नहीं है, आपको इसमें से वो x चुनना है जिसके लिए ये भी इंटीजर बने,
तो यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए दोनों के दोनों इंटीजर बने। अब इंटीजर बनने के लिए x इंटीजर ही होना चाहिए, तभी ये भी इंटीजर बनेगा और ये भी इंटीजर बनेगा। ठीक है, x इसके इंटीजर के अलावा और कोई x नहीं होगा जिसके लिए दोनों एक साथ इंटीजर बने। ठीक, तो इसलिए जब आप इसमें से इंटीग्रल वैल्यूज चूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा डोमेन, क्या मिलेगा इसमें से x की इंटीग्रल वैल्यू चूज करोगे तो 1, 2 एंड 3। दैट इज योर आंसर। ठीक, जल्दी से कंप्लीट करिए। नाउ वी विल मूव टू रिस्ट्रिक्शन नंबर 5, लास्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डोमेन। हो गया? यस सर, हो गए। चलिए, तो आप अब हम लोग लास्ट आते हैं रिस्ट्रिक्शन नंबर 5 पे। रिस्ट्रिक्शन नंबर 5 थ्योरेटिकली तो चलिए बता देते हैं, क्वेश्चन में आपको कल कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा रिस्ट्रिक्शन नंबर 5। रिस्ट्रिक्शन नंबर 5 जो है वो है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स ऑफ fx या कॉस इनवर्स ऑफ fx। ठीक, तो साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये आ गया तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करते हो? इसका डोमेन निकालने के लिए देखिए आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स का जो भी इनपुट है या कॉस इनवर्स का जो भी इनपुट है उसको आपको -1 से 1 के बीच में लाई करवाना है। समझे? ये टू साइडेड इनइक्वालिटी है, इसको भी सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना। इंटरसेक्शन लोगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही इस गिवन फंक्शन का डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने 5वां रिस्ट्रिक्शन अभी क्या देखा? साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का रिस्ट्रिक्शन। क्या करना होता है? साइन इनवर्स के इनके इनपुट को या कॉस इनवर्स के इनपुट को -1 से 1 के बीच में करना होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए y = sin x लिखा है। ठीक है, तो पता है ना sin x -1 से 1 के बीच होता है। इसका मतलब y जो है y = sin x, ये क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। अब अगर साइन को उस साइड में भेजोगे तो क्या मिलेगा? x = sin इनवर्स y। ये यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच। देखो, साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो उसी तरीके से कॉस इनवर्स का भी है ना, क्योंकि y = cos x का भी रेंज -1 to 1 होता है। तो साइन इनवर्स fx कॉस इनवर्स fx अगर ये है तो आप इसके इनपुट को चुपचाप क्या करोगे? -1 से 1 के बीच में कर दोगे। इसको सॉल्व करके जो भी मिलेगा वही डोमेन देगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए tan इनवर्स fx या cot इनवर्स fx आता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? ये रिस्ट्रिक्शन आप इसको कंसीडर ही नहीं करोगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे fx ऑल रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि y = अगर tan x करोगे आप ना, जैसे पिछले प्रूफ बताया था, तो tan x कहां से कहां तक वेरी करता है? -∞ से +∞, ऑल रियल नंबर। तो y ऑल रियल नंबर हो सकता है, इस कारण से tan इनवर्स का जो इनपुट है वो क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर। या cot इनवर्स का इनपुट क्या हो सकता है? ऑल रियल नंबर। ये हमेशा डिफाइन है tan इनवर्स एंड cot इनवर्स। तो इसलिए डोमेन में इसकी रिस्ट्रिक्शन को हम लोग मानते ही नहीं है, ये हमेशा डिफाइन होता है। लास्टली है sec इनवर्स fx या cosec इनवर्स fx। अगर ये आ जाए तो इसकी डोमेन को निकालने के लिए आपको करना क्या है कि sec इनवर्स का इनपुट या cosec इनवर्स का इनपुट, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं कुछ